दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि केला और ब्रूस अपने सबूत मिटाने के लिए रेंट ऑफिस में जाते हैं, जहां से इन्होंने बाइक रेंट पर ली थी ताकि वहां से ये अपने पासपोर्ट और तस्वीर को इनके कंप्यूटर से एंट्री डिलीट कर सकें। तभी वहां पर गार्ड आ जाता है और वो केला से पूछता है तो केला उसको बताती है कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ, लेकिन केला की घबराहट से उसे शक पड़ जाता है। तभी ब्रूस एक गार्ड को मारता है और केला जल्दी से कंप्यूटर से एंट्री को डिलीट कर देती है। तभी केला गार्ड की गन लेकर टेबल के ऊपर चढ़ के गार्ड्स को कहती है कि जल्दी से अपने सारे पैसे निकालो ताकि इनको लगे कि हम यहाँ चोरी करने के लिए आए हैं, और वो दोनों वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। दूसरे सीन में हम रॉय और कैमरून को देखते हैं जो एक गाड़ी चोरी करते हैं। कैमरून ने चोरी किए हुए गहनों में से एक हार पहना हुआ होता है। फिर ये लोग एक इलीगल रेस लगाते हैं जिसमें गाड़ी की छत के ऊपर लड़की को खड़ा होना होता है। ये रेस काफी ज्यादा डेंजरस और थ्रिलिंग होती है। रेस के दौरान कैमरून को इसके पुराने बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। तभी वो घबरा के जल्दी से रॉय को गाड़ी रोकने का कहती है, जिस वजह से रॉय ये रेस हार जाता है और ये कार उन्हें जीतने वालों को देनी पड़ती है। फिर ये दोनों एक जगह पर बैठकर बातें करते हैं। कैमरून रॉय को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती है कि वो एक बैंड सिंगर से जिसका नाम जिमी था काफी ज्यादा प्यार करती थी। तभी वो बहुत ज्यादा यंग थी, दोनों के दरमियान काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन था और ये दोनों काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। ज्यादा समय ये इकट्ठे ही बिताते थे। ये लोग घूमते फिरते और एंजॉय करते थे। कैमरून को जिमी के बगैर एक लम्हा भी गुजारना काफी मुश्किल लगता था, लेकिन जिमी इसे इग्नोर करने लगा था, जिसकी वजह से इनके रिलेशन में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी। कैमरून को काफी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया था, इस वजह से वो इस रिलेशन से फेड अप हो गई थी। कैमरून ने एक दिन गुस्से में आके जिमी की सभी दी हुई निशानियां, गिफ्ट और पिक्स वगैरह जला दिए, लेकिन आग इतनी ज्यादा भड़क उठी कि इसका घर भी जल गया। तभी कैमरून के पेरेंट्स ने सोचा कि कैमरून का दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है और वो इसे खतरा समझकर इसको पागलखाने में भेज देते हैं। कैमरून इस सारे समय को याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। रॉय कैमरून को काफी ज्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करता है और इसे काफी दिलासा भी देता है। अगले दिन कमेल बर्लिन से मिलने के लिए आती है। बर्लिन कमेल को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं किसी का घर खराब नहीं कर सकता, तुम्हें वापस जाना चाहिए और तुम्हें पहले फैसला करना चाहिए कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर पोलन के साथ। उधर नीलामी घर में चोरी का पता चल चुका होता है, क्योंकि 15 घंटे का समय बीतने के बाद तिजोरी खुल जाती है, लेकिन तिजोरी में गहने नहीं होते बल्कि ये खाली होती है। पुलिस का पहला शक पोलन पर जाता है क्योंकि वो इस नीलामी घर का हेड होता है। बर्लिन और इसकी टीम के यहाँ से निकलने का समय हो गया था। सबसे पहले ब्रूस और केला को यहाँ से निकलना था। ये टूरिस्ट की तरह से यहाँ से निकलकर बस में बैठेंगे और पेरिस की तरफ निकल जाएंगे। चुराए हुए गहनों के 3 डब्बे इनके पास थे, लेकिन वो इन्होंने इस तरह से छुपाए थे कि इनके ऊपर किसी को भी शक नहीं होगा। जबकि रॉय और कैमरून जाकर एक वैन लेकर आएंगे जो इन्होंने स्पेन से लाकर यहाँ पर छुपा रखी थी, और फिर ये दामियान को पिक करके यहाँ से निकल जाएंगे। सबसे आखिर में बर्लिन वहाँ से निकलने वाला था। बर्लिन को यहाँ से निकलने से पहले इस प्लान में इस्तेमाल हुआ सारा सामान ठिकाने लगाना था ताकि कोई भी प्रूफ यहाँ पर ना बच सके। फिर वो प्लेन के जरिए मैड्रिड जाएगा। कुछ देर बाद वहाँ पर कैमेल आ जाती है। बर्लिन से कहती है कि मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही कि तुम्हें रखना चाहिए या मुझे पोलन के साथ रहना चाहिए। मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। बर्लिन कहता है कि मैं कुछ दिन तक तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। अगर तुम रिलेशनशिप के लिए मुझे चूज कर लो तो मुझे बता देना। तभी कैमेल अपने घर वापस पहुंचती है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस घर की छानबीन कर रही होती है। कैमेल को ये सारा कुछ देख के कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। पुलिस ऑफिसर मैरी आकर इसको पोलन का सेफ खोलने का कहती है। तभी कैमेल इसको बताती है कि इसका पासवर्ड मुझे नहीं पता। पोलन से मिलकर मैरी कहती है कि तुम रात को उठकर अपनी गाड़ी में हाईवे से गुजरते हुए अपने फार्म हाउस पर क्यों गए थे। फार्म हाउस में तुम्हारे ड्रेस के जले हुए धागे और गहनों के कुछ पीसेस भी मिले हैं। पोलन कहता है कि ये सारा कुछ झूठ है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये सारा कुछ कैसे हुआ। फिर हम देखते हैं कि कैमेल बर्लिन को अपने घर पर बुलाती है। बर्लिन को पोलन वाला प्रॉब्लम शेयर करती है कि किस तरह से उसके पति चोरी के केस में पकड़े गए हैं। कैमेल बर्लिन को कहती है कि पोलन चोरी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन बर्लिन इसके दिल में पोलन के लिए शक पैदा करता है। बर्लिन इसके दिल में शक पैदा करने के लिए कहता है कि क्या पोलन ने तुमसे कभी कुछ छुपाया था, या वो तुमसे अलहदा होकर कभी बाहर जाता था, या तुमसे छुपकर फोन पर बातें किया करता था। तो कैमेल कहती है कि हाँ, ऐसा अक्सर होता था। उसे भी पोलन पर शक होने लगता है। बर्लिन की बातें इसे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। उधर हम दामियन, रॉय और कैमरून को वैन में जाते हुए देखते हैं जो काफी ज्यादा एंजॉय करते जा रहे होते हैं। तभी इनको रास्ते में जाते हुए सामने पुलिस का एक नाका नजर आता है, जिसको देख के ये काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये लोग खुद को शांत करते हैं और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस के नाके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस इनको रोक के गाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर देती है। दामियन उसे बताता है कि इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो बच्चों के साथ स्पेन से फ्रांस आया हुआ है ताकि पुलिस वालों को इन पर शक न हो सके। पुलिस इस वैन की तलाशी लेते हुए इन डिब्बों तक पहुंच जाती है जिसमें इन्होंने गहने छुपाए होते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि इसमें इसकी वाइफ की अस्थि है, क्योंकि फ्रांस के अंदर अस्थि को बगैर इजाजत के खोलना गलत बात थी, लेकिन पुलिस वाले फिर भी ये डब्बा खोलकर देखने का कहते हैं। तभी कैमरून अस्थि को उठाकर वहां से भाग जाती है और पुलिस वाले इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी कैमरून इस तरह की एक्टिंग करती है जैसे कि इसकी मॉम की डेथ का इसके ऊपर काफी ज्यादा गहरा सदमा हुआ है और वो ये अस्थि किसी को भी देखने के लिए नहीं दे सकती।
कैमरॉन और रॉय इस तरह की एक्टिंग करते हैं जिसकी वजह से इमोशनल देखकर इनकी एक्टिंग से पुलिस वाले काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और इन्हें जाने देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दामियन ब्रूस को कॉल करके बताता है कि पुलिस ने हमारी सर्च में ऑपरेशन शुरू कर दिया है, इसलिए तुम्हें अगले स्टॉप पर बस से उतरना होगा और जंगल के अंदर रात को स्टे करो। तभी रॉय, कैमरॉन और दामियन एक जगह पर स्टे करके वहाँ पर रुकने का इंतजाम करते हैं। वहाँ पर एक औरत आती है जिसका घर करीबी होता है। वो दामियन को काफी इंप्रेसिव नजरों से देखती है। तभी बर्लिन को रॉय की कॉल आती है और वो बताता है कि एक दफा उसने एक गाड़ी चोरी की थी और इस चोरी की गाड़ी के ऊपर उसने रेस लगाई थी जिसके अंदर चोरी किए हुए गहनों में से एक हार उसके अंदर रह गया था और ये इससे बहुत बड़ी गलती हुई है। बर्लिन के कागजों में ये एक नाकाबिले माफी गलती थी, लेकिन बर्लिन का फोकस इस वक्त इस बात पर होता है कि वो कमल पोलैंड को छोड़कर बर्लिन के साथ कैसे आने वाली थी। अब बर्लिन ये प्लान करता है कि वो पोलैंड को बचाने के लिए कमल की मदद करेगा। इस तरह कमल के दिल में उसकी जगह बन जाएगी। वो जाकर कमल को मदद का कहता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। बर्लिन कमल को कुछ पैसे भी देता है। तभी कमल बर्लिन को कहती है कि तुम्हारी जगह पे अगर कोई और होता तो वो कभी भी मेरी मदद ना करता, बल्कि वो पोलैंड को जेल के अंदर ही रहने देता, लेकिन तुम मेरी मदद कर रहे हो जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। उधर हम देखते हैं कि पुलिस चोरी की हुई गाड़ी को पकड़ लेती है और इल्लीगल रेस लगाने वाले लड़के को इन्वेस्टिगेट करती है, जो इनको बताता है कि ये कार उसने एक रेस में जीती है, उसने चोरी नहीं की। इस गाड़ी में से उन्हें चोरी किए हुए गहनों में से एक नेकलेस भी मिल जाता है। वो लड़का पुलिस को बताता है कि जिसने ये गाड़ी चुराकर मेरे साथ रेस लगाई थी उसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी और उसके एक हाथ पर हमेशा ग्लव्स पहना होता है जबकि दूसरे हाथ पर हिरन के सींग जैसा टैटू बना हुआ था। उधर दामियन को रात को वो औरत आकर विस्की देती है। दामियन ड्रिंक करता है और उसके बाद काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपनी एक्स वाइफ को कॉल करके उसके साथ काफी ज्यादा गिले शिकवे करता है। ये औरत दामियन की बातें सुन लेती है और उसे दामियन और इसकी वाइफ के बुरे रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस और कैला जंगल में कैंप के अंदर रात गुजार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कैला को एक जहरीला सांप काट लेता है। ब्रूस कैला के जख्म को कट लगाकर इसका जहर चूस कर इसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है और इसके जख्म को सिलाई कर देता है, लेकिन इसके ऊपर जहर का काफी ज्यादा असर हो जाता है। ब्रूस कैला को उठाकर करीबी आबादी में इलाज के लिए ले जाने का सोचता है। उधर पुलिस ऑफिसर मारी से मिलने के लिए एक औरत आती है जिसका नाम एलिजिया है। वो स्पेन से यहाँ पर आई है ताकि वो इस चोरी का सुराग लगा सके। वो आते ही इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल हो जाती है। वो आते ही चोरों की खोज में लग जाती है। उसे शक था कि चोर स्पेन से आए हैं, जो बहुत ही ज्यादा होशियारी से अंदर आए और तिजोरी का आसानी से सफाया करके निकल गए और पोलैंड को भंसा दिया, जो कि बेकसूर है। बर्लिन कमल को लेकर पोलैंड से मुलाकात करने के लिए आता है और उसे ये यकीन दिलाता है वो इसको रिहा करवाने के लिए हर हद तक जाएगा। पोलैंड ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। ब्रूस केला को अपने कंधों पे उठा के जंगल से करीबी आबादी की तरफ भाग रहा होता है ताकि उसका इलाज करवा सके। हाईवे पर पहुंचकर वो एक गाड़ी को मदद के लिए रोकता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी करीब आती है तो उसे पता चलता है कि ये तो पुलिस की गाड़ी है। ब्रूस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर पुलिस वालों से लिफ्ट लेता है और केला को गाड़ी में डालकर करीबी आबादी की तरफ चला जाता है। दामियन उस औरत के घर जाता है और ड्रिंक के लिए उसको थैंक्स कहता है। इनके दरमियान में काफी ज्यादा रोमांस शुरू हो जाता है। रॉय और कैमरन नदी के किनारे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले दूरबीन से इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं और वो इनको एक दूसरे के करीब होते देख लेते हैं। ये वही पुलिस वाले होते हैं जिन्होंने इनको नाके पर रोका था। रॉय और कैमरन ने इन पुलिस वालों को बताया था कि हम दोनों बहन भाई हैं। तभी वो दूरबीन से रॉय के हाथ पे बना हुआ टैटू भी देख लेते हैं। एलिजिया और पुलिस वालों के पास एक वाहद प्रूफ यही टैटू था जिससे वो चोरों का सुराग लगाना शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर स्पेन में कॉल करके हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहती है। वो इंस्पेक्टर मारियो को कॉल करती है। एलिजिया उसे तुरंत फ्रांस आने का कहती है। कैमल से मिलने के लिए उसकी एक फ्रेंड सूजी आती है। कैमल सूजी को बर्लिन के साथ रिलेशनशिप के बारे में बताती है। सूजी ये सारा कुछ सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है। सूजी एक ऑडिशन पर जाने के लिए अपने बेटे को कैमल के पास छोड़कर चली जाती है। केला पुलिस की गाड़ी में एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। उसको स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हुए उसकी जेब से एक पिस्टल की गोलियों वाला मैगजीन गिर जाता है, जिसे पुलिस वाला देख लेता है। एक पुलिस वाले की गन छीनकर इसके ऊपर तान लेता है और वो दोनों पुलिस वालों को होस्टेज बना लेता है और उन्हें गाड़ी में बैठने को कहता है। बर्लिन और कैमल एक लॉयर से मिलने जाते हैं ताकि वो पोलैंड को रिहा करवाने के लिए इसकी मदद ले सकें। वो लॉयर केस स्टडी करने के बाद कहता है कि तुम्हारे पति को अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए क्योंकि सबूत काफी ज्यादा इसके खिलाफ हैं और दूसरी तरफ तमाम शाही फैमिलीज भी काफी ज्यादा प्रेशर डाल रही हैं। वो चाहते हैं कि पोलैंड को जल्दी से जल्दी सजा मिले ताकि इनको इंश्योरेंस की रकम मिल सके। कैमल जैसे ही उठ के बाहर जाती है तो बर्लिन उस वकील को धमकी देता है कि जब कैमल वापस आए तो तुम उसे कहना कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और तुम्हारे पति को जल्द ही बरी करवा दूंगा। अगर तुमने चुपचाप ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने वाला हूँ। दूसरी तरफ दामियन की वैन के पास पुलिस वाले आकर डोर को नॉक करते हैं। दामियन उस औरत के घर के अंदर होता है और वो बाहर से पुलिस को नॉक करते हुए देख लेता है। वो इस लेडी के घर से अपने तमाम फिंगरप्रिंट्स और निशानों को खत्म कर देता है। पुलिस उसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी। कैमल बर्लिन को कहती है कि मैं तो गवाही भी नहीं दे सकती कि वो उस रात मेरे साथ था और उसने चोरी नहीं की क्योंकि मैं उस रात उसके साथ नहीं थी बल्कि मैं कहीं और पर थी।
कैमल को इस बात का काफी ज्यादा दुख होता है कि उसने पोलन को चीट किया। दुखी होकर वो बर्लिन को वहां से जाने का कहती है क्योंकि वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। ब्रूस गाड़ी में पुलिस वालों को होस्टेज बनाकर बैठा होता है और उनको कहता है कि जरा सी भी होशियारी की तो तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। दामियन को शक हो जाता है कि मामला काफी ज्यादा गड़बड़ है और पुलिस को इनकी वैन पर शक हो गया है। बर्लिन भी अभी तक स्पेन नहीं पहुंचा। दामियन बर्लिन को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी तक स्पेन में ही है। दामियन उसे लेने के लिए वहां से निकल जाता है और वो रॉय से कहता है कि तुम वैन में से फिंगरप्रिंट्स और तमाम प्रूफ को खत्म कर दो और वहां पर बहुत सारे हेयर्स को बतौर सैंपल छोड़ दो ताकि पुलिस को कंफ्यूज किया जा सके। पुलिस ऑफिसर मारियो भी फ्लाइट से यहाँ पर आ जाती है और वो भी चोरी के केस पर काम करना स्टार्ट कर देती है। वो टैटू के निशान को सभी पुलिस वालों को भेजने का कहती है। जब वो टैटू का निशान इन पुलिस वालों को मिलता है जो रॉय पर नजर रखे हुए थे तो वो समझ जाते हैं कि यही असल में चोर हैं। उधर कैमल की दोस्त सूजी वापस इसके पास आती है। सूजी कैमल के दिल में बर्लिन के खिलाफ बातें भरना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि बर्लिन ही असल में चोर है और उसने रास्ते से हटाने के लिए पोलन पर चोरी का इल्जाम लगाया है। सूजी कहती है कि चोरी भी बर्लिन ने ही की है। सूजी की बातें सुनकर कैमल को भी शक होने लगता है लेकिन वो बर्लिन पर जाहिर नहीं करती। वो बर्लिन से मिलने के लिए जाती है और इसके रूम की कीज को चोरी कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि ब्रूस को पता चल जाता है कि केला की हालत अब खतरे से बाहर है। वो उसे यहाँ से लेकर निकलने का प्लान करता है। कैमल बर्लिन के रूम में छुपकर आती है और वो वहाँ पर तलाशी लेती है जहाँ पर इसे काफी ज्यादा सबूत मिलते हैं और इसे पता चलता है कि बर्लिन इनके घर पर नजर रखे हुए था। उसे और भी काफी ज्यादा प्रूफ वहाँ पर मिलते हैं जिनसे इसको ये बात साफ पता चलती है कि चोरी बर्लिन ने की है। कैमल ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। दामियन भी उधर बर्लिन के पास पहुंच जाता है और ये दोनों एक होटल के अंदर एक शादी की सेरेमनी के अंदर होते हैं और दोनों मिलकर अपने प्यार में नाकामी पर गाना गा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि पुलिस की भारी नफरी लेकर रॉय और कैमरून की वैन के ऊपर पुलिस ने घेरा डाल लिया है। तभी पुलिस पर वैन के अंदर से गोलियां चलना शुरू कर देती हैं। जवाब में पुलिस भी वैन पर फायरिंग करनी शुरू कर देती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर इनको स्पीकर से सरेंडर करने का कहती है लेकिन रॉय और कैमरून वैन के नीचे से सीवर लाइन से भाग जाते हैं। वायरलेस सिस्टम के जरिए वैन में लगे स्पीकर से वो पुलिस को बातों में लगाकर पुलिस का वक्त जाया करते हैं ताकि पुलिस को जब तक शक हो वो वहां से बहुत दूर जा चुके हों। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस ने पुलिस वालों को हथकड़ियां लगाई हुई हैं और वो इनको गाड़ी के अंदर बिठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और वो केला को उठाकर गाड़ी में बिठाता है और बड़ी आसानी से वहां से निकल जाता है। कैमल को बर्लिन के रूम में पिस्टल भी मिलता है और वो सोचों में खोई वहां से निकल जाती है। एलिजिया को शक होता है कि वैन के अंदर जरूर कोई गड़बड़ है। वो दूरबीन से देखती है तो उसे लगता है कि वैन में कोई भी नहीं है। जैसे ही वो वैन के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि वैन में तो कोई भी नहीं है। तभी उन्हें ट्रेस करने से पता चलता है कि ये लोग सीवर लाइन से भाग चुके हैं। एलिजिया पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कि इनको फॉलो करो। उधर रॉय और कैमरून सीवर लाइन से होते हुए एक जगह से बाहर निकलते हैं। कैमरून और रॉय एक ट्रक की छत पर शीट के नीचे छुप जाते हैं और वो शीट को गम से चिपका देते हैं ताकि किसी को भी नजर ना आए। पुलिस भी इनका पीछा करते यहाँ पर पहुंच चुकी है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैमल सूजी के पास जाती है और इसको बताती है कि बर्लिन ही असल में चोर है। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। कैमल पुलिस को कॉल करके ये सारा कुछ बताने का सोचती है। तभी उसे पोलन का सामान मिलता है जिसके अंदर उसे काफी ज्यादा तस्वीरें और चीजें मिलती हैं जिससे इसको पता चलता है कि पोलन की एक और बीवी भी है और इसका उससे एक बेटा भी है। पोलन इसे चीट कर रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी सूजी और कैमल आपस में बातें करते हैं और सूजी उसको कहती है कि बर्लिन चोर तो है लेकिन वो तुम्हारे पति की तरह धोखेबाज नहीं है। तभी बर्लिन को पता चलता है कि उसके रूम की गायब है। वो समझ जाता है कि ये की कैमल ने चोरी की है। उसे अंदाजा हो जाता है कि कैमल को पता चल गया है कि मैं ही चोर हूँ और मैंने ही इसके पति को फंसाया है। वो डुप्लीकेट की लेके अपने रूम में आता है। सीसीटीवी कैमरों में होटल में इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है जो कि वहाँ पर पुलिस ने खुफिया तौर पर लगाए हुए थे। बर्लिन अपने रूम से जरूरी चीजें लेता है और बाकी चीजों को एक टब में जमा करके इसके ऊपर एसिड डालकर अपने सबूत को जला देता है। ब्रूस और केला पुलिस वालों को बंदी बनाकर एक बोट तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो एक बोट में दोनों को बांधकर गाड़ी पानी में फेंककर दूसरी बोट में बैठकर यहां से निकल जाते हैं। उधर पुलिस भी उस ट्रक पर पहुंच जाती है जहां पर रॉय और कैमरून छुपे होते हैं। जब पुलिस ट्रक के अंदर से देखती है तो ये ऊपर को हो जाते हैं और जब पुलिस ऊपर से देखती है तो ये नीचे को झुक जाते हैं ताकि किसी को भी नजर ना आए। इस तरह से पुलिस इनको तलाश नहीं कर पाती। बर्लिन देखता है कि पुलिस की 2 गाड़ियां होटल के बाहर आई हैं। तभी वो सोचता है कि कैमल ने अभी तक पुलिस को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल जाता तो यहाँ पर 2 गाड़ियों की बजाय पूरे शहर की पुलिस आ जाती। पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरों की और रिकॉर्ड की जांच कर रही होती है। होटल वाले पुलिस को बताते हैं कि एक रूम के अंदर एक मशकूक आदमी रहता है। तभी बर्लिन यहाँ से निकलने के लिए प्लान करता है। बर्लिन कैला को कॉल करके होटल के सीसीटीवी कैमरों को बंद करने का कहता है। कैला अपना लैपटॉप निकालती है और हैक करके होटल के सीसीटीवी कैमरों को बंद कर देती है। बर्लिन और दामियन वहाँ से निकल जाते हैं। एलिजिया बर्लिन के रूम में आती है लेकिन वहाँ पर तमाम सबूत एसिड में जल चुके होते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सूजी कैमल को कहती है कि पोलन ने भी तुम्हें धोखा दिया है। बर्लिन भी चोर है लेकिन तुम्हें इन दोनों में से एक को चूज करना होगा। तुम्हें बर्लिन से कांटेक्ट करना चाहिए और चोरी किए हुए गहनों में से अपना हिस्सा मांगना चाहिए। अगर वो तुम्हें हिस्सा ना दे तो तुम
तुम उसको कहना कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी और तुम पकड़े जाओगे। ट्रक में रॉय और कैमरॉन काफी ज्यादा दूर तक सफर कर चुके होते हैं। रास्ते में कैमरॉन को रॉय बताता है कि उसके पिता काफी ज्यादा जालिम थे और इनके जुल्म की वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया था। दोनों अब तक काफी ज्यादा दूर निकल चुके होते हैं। ब्रूस और कैला बोट को छोड़कर बाइक पर आगे निकल जाते हैं। फिर वो एक नदी पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो एक बोट के जरिए फ्रांस से निकलकर पेरिस में एंटर हो जाते हैं। रॉय और कैमरॉन एक जगह पर आकर एक दूसरे से अलग अलग होकर सफर करने का फैसला करते हैं। यहाँ से ये दोनों अलग अलग दिशा में सफर करते हैं और जाते हुए एक दूसरे को अच्छे तरीके से गुड बाय कहते हैं। बर्लिन और दामियन साइकिल पर पहाड़ों के बीचों बीच सफर करते हैं और काफी ज्यादा सफर करने के बाद वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इनके बाकी टीम मेंबर पहले से पहुंचे होते हैं। जब तक पुलिस इनको ट्रेस करना बंद न करते वो यहीं पर स्टे करने का प्लान करते हैं। इसी तरह कई माह बीत जाते हैं। बर्लिन एक दिन कॉफी पीकर कैफे से वापस जा रहा होता है, तभी उसका सामना कैमल से हो जाता है। बर्लिन और कैमल एक दूसरे को देखकर पुरानी यादें ताजा करते हैं और इनको पुराना प्यार याद आ जाता है। कैमल उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे सब सबूत देख लिए थे और मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। मैं तुमसे बदला लेने आई थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझसे ये नहीं हो सका। मैं तुम पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ। अगर तुम मुझे कहो कि तुम चोर नहीं हो तो भी मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। लेकिन बर्लिन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे कोई भी चीज नहीं छुपाऊंगा। वो चोरी मैंने ही की है। लेकिन ये सारा कुछ एक ट्रैप था, क्योंकि कैमल के पास एक हिडन माइक लगा हुआ था जिसे सूजी कुछ दूर बैठकर रिकॉर्ड कर रही होती है। दोनों काफी ज्यादा खुश थी कि उन्होंने बर्लिन को ट्रैप कर लिया है और इसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है। तभी कैमल वॉशरूम जाने का बहाना करती है और वहां पर जाकर अपना माइक उतारकर अपने बैग में छुपा लेती है और वापस रूम में आकर बर्लिन से रोमांस करती है ताकि इसे शक ना हो। कुछ समय वहां पर गुजारने के बाद कैमल वहां से वापस आ जाती है। एलिजिया और पुलिस इंस्पेक्टर्स पेरिस में आ जाते हैं और यहाँ पर वो बातें करते हैं और वो बताते हैं कि वैन और होटल की जांच के दौरान उन्हें 2500 लोगों के डीएनए सैंपल मिले हैं। चोरी करने वालों ने ये सैंपल हमें सिर्फ इसलिए वहां पर फेंके थे ताकि हमारा टाइम जाया हो और हम लोग कंफ्यूज हो सके। हमारे पास ये डीएनए सैंपल्स और कुछ स्केचेस के अलावा और कोई प्रूफ नहीं है। तभी पुलिस वाले ये बातें करते हैं कि एक दिन आएगा जब ये चोर ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपनी अगली चोरी के लिए आएंगे, फिर हम इन्हें जरूर पकड़ लेंगे। सूजी और कैमल बर्लिन से मिलने के लिए आती हैं और वो इसको आके इससे 40% हिस्से की डिमांड करती हैं, वरना वो इसका भांडा फोड़कर पुलिस को यहाँ तक लाने की धमकी देती हैं। लेकिन जैसे ही वो उसका टेप रिकॉर्डर ऑन करती हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बर्लिन ने पहले ही वो टेप रिकॉर्डर खाली कर दिया था। बर्लिन इन्हें बताता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो, इसलिए मैंने टेप रिकॉर्डर को खाली कर दिया था। तभी वो बहुत सारे पैसे निकालकर टेबल पर रखता है और वो कैमल को कहता है कि ये उन पैसों में से तुम्हारा हिस्सा है। वो गहने मैंने तुर्की भेजे हैं ताकि इनकी नई शेप बना सकें और चोरी का पता न लग सके। कैमल और सूजी वो बहुत सारे पैसे गाड़ी में लेकर निकल जाते हैं। बर्लिन इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि दरअसल कैमल के सामने वो इन पैसों की कोई अहमियत नहीं रखता। तभी हमें यह भी पता चलता है कि बर्लिन असल में चोरी पैसों के लिए नहीं बल्कि एडवेंचर के लिए करता है। फिर कुछ समय के बाद हम एक स्टेडियम के अंदर देखते हैं जहाँ पर बर्लिन और डैमियन बैठे होते हैं। बर्लिन उसे बताता है कि मैंने चोरी किए हुए पैसे कहीं खो दिए हैं, हमें एक बार फिर से चोरी करनी होगी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। और इसकी बात को दामियन मान लेता है और इसके साथ ही ये सस्पेंस और क्राइम सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है।